वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जी हां, आज हमारी है सेकंड क्लास ऑफ द सेशन PGBP। क्या था ये? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई होप कि लास्ट क्लास में जो हमने बेसिक्स समझे इसके चैप्टर के बारे में, कुछ अंडरस्टैंडिंग ली, किस तरह के बिजनेस हैं, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या डिडक्शंस होती हैं, और एक हमने फॉर्मूला समझा था। फॉर्मूला मतलब किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे वैसे ही होंगे अल्टीमेटली। आज हमें जो डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक में लिखा हुआ है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड। अब क्या होता है बेसिकली कि जब इनकम टैक्स वाला अपने भाई के सामने खड़ा हुआ है, भाई का नाम क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब इसके सामने खड़ा हुआ तो उसने परमिशन दी कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि तुम एक्सप्रेसली मतलब अलाउड है, आपको आप डिडक्ट कर दो, और कुछ है जो डिसअलाउड, अलाउड ही नहीं है आपको। आपने अगर उसको माइनस किया होगा मैं वापस प्लस करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे अलाउड है, एक्सप्रेसली अलाउड है, मतलब कि ये अलाउड है लेकिन कुछ लिमिट के साथ, कुछ पूरे, कुछ लिमिट के साथ, कुछ 100%, कुछ 25%, कुछ 20%, कुछ 15%, ऐसे कुछ खर्चे हमने कहा कि अलाउड है आपको। तो मतलब अगर आपने कुछ खर्चा किया 1000 रुपये का, हमें लगा वो अलाउड है तो अलाउड है, हमारी लिस्ट में आता होगा तो अलाउड है, हमारी लिस्ट में नहीं आता होगा तो हम सर्च करेंगे कि यहाँ पे इसका कहाँ पे प्रोविजन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा कुछ सेक्शंस के साथ। सेक्शन मतलब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन कहाँ शुरू होते हैं? सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 30 से और 37 तक, और इसके अंदर भी हम गुफअप करेंगे। गुफअप मतलब मिस करेंगे, सेक्शन 32 को खा जाएंगे हम। अभी के लिए 32 खा जाएंगे। 32 बिलोंग टू डेप्रिसिएशन पार्ट, वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो अभी हम करेंगे क्या, इसको समझने के लिए देखो, आप सब अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, आपको अकाउंट्स आता है अच्छे से, तो अकाउंट्स वालों को पता है एक्सपेंस किस तरह के होते हैं, इनकम किस तरह की होती है। अब ये चैप्टर इनकम का नहीं है, ये चैप्टर है सिर्फ एक्सपेंसेस का। नॉर्मली बिजनेस प्रोफेशन की इनकम की जब हम निकाल रहे होते हैं, प्रॉफिट या गेन्स निकालते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से, तो हमारा मेन फोकस एक्सपेंसेस पे होता है। इनकम तो आप दिखाई दोगे जो आपकी है, जो नहीं होगी वो दिख जाएगी, हमको भी अलाउ मत करो, इसको माइनस कर दो, आपकी इनकम अलाउड नहीं है, वरना तो सारी इनकम जो है वो है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा आपके सामने सेक्शन और उसका नाम, और उसको समझा दूंगा आपको बहुत इजी तरीके से। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बुक अगर आपने नहीं ली है अब तक, मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूँ, मैं इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लग रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे इनसे बहुत कमीशन मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कितने बच्चों ने कहाँ से बुक ऑर्डर करी होगी, ली होगी, किस दुकानदार से ली है, सेकेंड हैंड लिया, फर्स्ट हैंड लिया, उन्हें पता भी नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अपने हिसाब से पूरा पढ़ रहा हूँ। मैंने ये सबको वादा किया हुआ है कि मैं एक एक पेज पढ़ने वाला हूँ इस बुक का। देखो मैं एक एक पेज पढ़ने वाला हूँ इस बुक का, ताकि एंड तक आते आते हम इस बुक को अच्छे से समझ जाएं, इस इनकम टैक्स को समझ जाएं। जब आप किसी ऐसी बुक से पढ़ लेते हो जो आपको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो आप फिर बाद में अपने लाइफ में एडवांस लेवल का टैक्स भी करोगे तो आपको याद होगा, हाँ मैंने वहाँ से पढ़ा था, अब मैं आगे और एडवांस कर सकता हूँ। ठीक है, हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को ख़त्म करें, ताकि हम आने वाले टाइम पे और अच्छे सब्जेक्ट ले पाएँ, जैसे कि GST को ले पाएँ, जैसे कि इनकम टैक्स प्लानिंग को ले पाएँ। इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज़ चैनल से बने रहो, दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो। धीरे धीरे देख रहा हूँ कि जब से मैंने बोला ना मेंबरशिप, सब लोग ऐसे भाग गए, से पता नहीं मैंने क्या मांग लिया है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 30। चलो स्टार्ट करें। सेक्शन 30 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 30 बात करता है एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस के जो आपके जो बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है, जहां आपका बिजनेस चल रहा है, इसके बारे में ये बात करता है कि इससे रिलेटेड खर्चे कैसे आप माइनस कर सकते हैं। आपका जो भी खर्चा बिजनेस प्रीमाइसेस पे हुआ है, आपके बिजनेस पे कौन सा खर्चा होता है? देखो पहले तो आपको दिमाग में एकदम से आंसर आना चाहिए, या तो उसका रेंट पे कर रहे होंगे आप, या उसके ऊपर रिपेयर कराया होगा, या उसके ऊपर कुछ लाइसेंस आपने लिया होगा तो उसकी फीस दी होगी, या आपने कुछ लैंड एग्रीमेंट किया होगा, उसकी फीस गई होगी, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब चीजें किसमें आती है? बिजनेस प्रीमाइसेस के खर्चे हैं। अब इन नटशेल समझो, अगर मैं एसएससी मैं हूं, आप अथॉरिटी हो, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, आपने देखा कि मेरी बिल्डिंग है, मैंने किराए पे ले रखी है, और मैं बोल रहा हूं कि सर मेरा रेंट जाता है इस बिल्डिंग का, तो आप अलाउ करोगे नहीं करोगे? आंसर रहेगा हाँ सर, ये तो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना, खर्चे नॉर्मल खर्चे हैं। सर मैं रेंट के साथ मैंने रिपेयर भी कराया है,
हाँ सर, वो भी माइनस कर दो। सर मैंने साथ साथ म्युनिसिपल टैक्सेस भी पे करे हैं उसके ऊपर, क्या ये माइनस कर सकता हूँ? हाँ ये भी माइनस कर सकते हो। तो इसमें क्या समझा रहा हूँ मैं? सर ये समझा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 30 किसके लिए होता है? बिजनेस प्रीमाइसेस में, और क्या क्या खर्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो जरा सुनना शुरू करो। देखो, वेयर द प्रीमाइसेस आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी एज अ टेनेंट, अगर आपने उसको एज अ टेनेंट लिया तो इसके दो चीजें आपको दिमाग में क्या आनी चाहिए कि भैया आप टेनेंट हो या ओनर हो। अगर टेनेंट हो तो रेंट आएगा, अगर ओनर हो तो बस रेंट कट जाएगा, बाकी सब तो आएगा ना, है ना बस रेंट हट जाएगा। तो क्या कह रहा है? इफ इट इज ऑन रेंट टेकन ऑन रेंट, रेंट पेड अलाउड। इफ ही हैज अंडरटेकन टू बियर कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ द प्रीमाइसेस अलाउड। एनी अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड। अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, लो जी हम बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी तो कराते हैं, उसका प्रीमियम नहीं देंगे क्या? बिल्कुल कराया जाएगा सर। आजकल लोग हाउसेज का प्रीमियम भी कराते हैं और कराना भी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर आप घर ले रहे हो, कभी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो आपका घर भी गया, तो आपको बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी कराना चाहिए। तो हाउस का इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस चार्जेस दे रहे हो, वो भी तो एक खर्चा है, अलाउड है सर, ले लो। सेकंड, व्हेन द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय ओनर, इसमें रेंट भूल जाओ, बाकी सब आ गया। जैसे रिपेयर चार्जेस अलाउड, लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड। तो बचा क्या? सेक्शन 30 खत्म हो गया। इतना छोटा सा था, हाँ इतना छोटा सा था। मतलब करना क्या है, आपने देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें नीचे नोट लिखा होगा द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय ओनर, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन, देखो पीएनएल अकाउंट में लिखा है टू रेंट एक्सपेंस और नीचे लिखा है बिल्डिंग इज ओन्ड बाय ओनर, तो क्या वो रेंट अलाउड किया जाएगा? हम कहेंगे नहीं, तो उसको वापस ऐड कर लेंगे हम। समझ आ रहा है? ये तरीका होता है इन सेक्शंस को समझने का। नंबर 2 आता है सेक्शन हमारा सेक्शन 31। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया सेक्शन 32 हम खा जाएंगे अभी के लिए, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन का चैप्टर अलग है पूरा का पूरा। डेप्रिसिएशन बड़ा फनी चैप्टर लगता है मुझे, इसलिए मैं बाद में लेते हैं, और बुक में भी अलग से दे रखा है। सेकंड आता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। सेक्शन 31, रिपेयर ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। भैया जिससे रोटी खा रहे हो, देखो जिससे रोटी खा रहे हो, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जिस चीज़ का हम रख रहे हैं अपने ऑफिस में, बिल्डिंग में, उसके ऊपर उसके कारण तो हम रोटी खा पाते हैं। प्लांट चलेगा, मशीनरी चलेगी, तभी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तभी वो बिकेगा, तभी हम पैसा कमा के अपने घर में रोटी लेके जाएंगे, है ना। तो बिजनेस वालों ने कहा कि सर हमारी रिपेयर वगैरह खर्चा हुआ है, वो अलाउड करोगे? कर देंगे। पढ़ते हैं इसके बारे में। In respect of machinery, plant and furniture used for the purpose of business or profession, used for the purpose of business or profession, ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार आए थे उनके लिए, ना। Following directions are allowed. Number 1, amount of expenditure incurred on current repairs of machinery, plant or furniture, जो भी अभी आपने recently previous year में उस पर खर्चा किया होगा रिपेयर वगैरह के लिए, allowed है। Number 2, the amount of any premium paid in respect of insurance against the risk of damage or destruction of the assets, तो मतलब इसके ऊपर जो आपने रिपेयर का खर्चा किया वो भी, और जो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया इसके लिए वो भी अलाउड है। तो झगड़ा किस बात का कर रहे हो हमसे यार? हम तो अब बोल ही रहे हैं अलाउड है, हमने तो बोला ही नहीं अलाउड नहीं है। अगर आपने नहीं दिया बाई चांस, अगर आपने खर्चा किया हुआ तो हम तो बोलेंगे भैया माइनस कर दो, आपने क्यों नहीं लगाया। याद रखना कि इनकम टैक्स के जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं ये कोई डकैत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको टैक्स देना ही है, हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी इनकम के ऊपर जो आपकी जो इनकम बनती है उसको सही से चेक कराओ कि आपने सही से इनकम निकाली है या नहीं निकाली। अगर आपने इनकम ज़्यादा निकाली होगी तो हम कम करा देंगे, अगर आपने इनकम कम निकाली होगी तो हम ज़्यादा निकालेंगे। इनकम सही निकाली है तो वेरी गुड, अवार्ड गोज टू यू, अपने घर जाओ, एंजॉय, सर्टिफिकेट ले लो, हो गया। टैक्स डिपार्टमेंट से हो क्या कहते हैं, एक आपका ITR फाइल हो गया, उसका स्टैंपिंग हो गई, घर जाओ। तो हम गलत नहीं करना चाहते, हम सही टैक्स निकालना चाहते, सही इनकम निकालेंगे तभी सही टैक्स निकलेगा। और पूरा चैप्टर इनकम निकालने पे है, टैक्स निकालने पे नहीं। टैक्स तो 5 मिनट का काम है। थर्ड आता है हमारा सेक्शन 32, वो आता है डेप्रिसिएशन का, इसलिए हम उसको ले जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। फिर सेक्शन आता है सेक्शन 33। अब इसमें क्या है, सेक्शन 33 जो है वो कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब सब पार्ट है उसके बहुत सारे। जिसको भी चाय कॉफी वगैरह से पसंद है वो पढ़ना है, यहाँ पे पीने में चले जाना, ठीक है, उसी के ऊपर सेक्शन है पूरा। अब सेक्शन 33
शुरुआत कैसे करता है, देखो इसके अंदर सेक्शन 33 ए बी ए 2 और तीसरा कहाँ गया, ओ 2 में डिवाइडेड हो गया, 2 में सब कुछ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसके 2 पार्ट डिवाइड किया इसने, सेक्शन 33 ए बी और 33 ए बी ए, ठीक है। पहले में क्या लिखा, टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। मतलब टी हो चाहे कॉफी हो चाहे रबर हो, मालूम है आपको इन सबके प्लांट्स होते हैं, इन सबके लिए एक अकाउंट खुलता है बैंक के अंदर, डेवलपमेंट अकाउंट। इसको अच्छे समझना दोस्तों, क्योंकि ये अकाउंट का नाम है। जैसे आपने सुना है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सेविंग अकाउंट। कई लोग बैंक में नौकरी करते हैं तो कासा बोलते हैं ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अकाउंट का नाम है, कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर एक नाम होता है डेवलपमेंट अकाउंट, टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। और ये एक किसी की निगरानी में खुलता है, उसका नाम होता है नबार्ड। अभी आते हैं इसके ऊपर, जिसको नहीं पता उसके लिए क्या लिखता है ये, दिस डिडक्शन इज अलाउड टू एसएससी हु आर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी और कॉफी और रबर इन इंडिया। आप या तो चाय के बागान हो, चाहे आपके कॉफी की हो, चाहे रबर के प्लांट हो, आपका बागान इंडिया में है। The salient feature of this section are as under: number 1, the SSC should deposit in a special account with national bank for agricultural and rural development। ठीक है, क्या लिखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। भूल जाओ तो फिर याद रखना, नेशनल का एन यहां से आया, बैंक का बी, फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। तो आपका जो विकास है, बिकॉज आप देखोगे चाय के, कॉफी के जो बागान है वो कहाँ होते हैं, ये रूरल सेक्टर में होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि वहाँ के लोग अमीर करोड़पति, ऐसे नहीं, रूरल सेक्टर में होते हैं। तो वहाँ पे वो चाय का बागान लगाते हैं। तो उनको एक अकाउंट में जिसका नाम क्या है, टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, रोड डेवलपमेंट, इसमें एक पैसा डालना होता है। कैसे डालना होता है, जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ, विद इन 6 मंथ आपको एक अमाउंट, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है अंडर नबार्ड। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, देखो, द एसएससी शुड डिपॉजिट इन ए स्पेशल अकाउंट विद द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय द टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड, और डिपॉजिट एनी अमाउंट इन एन अकाउंट ओपन बाय एसएससी नोन एज डिपॉजिट अकाउंट। उसका नाम क्या रखा जाएगा, डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में पैसा जमा कर दो भैया आके, लो जी लो कर दिया। अब करूं क्या इसका, हम इस पैसे को कंपेयर करेंगे 40% से। 40% क्या होता है ये, अभी आता हूं उसके ऊपर। ठीक है, बाद में आता हूं। 40% पूरा पढ़ना जरूरी है, याद रखना, अगर पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है, ठीक है, तो क्या बात है, हर जगह लिखा था ऐसे ही। तो लिखा गया, इन अकॉर्डेंस विद द डिपॉजिट स्कीम फ्रेम्ड बाय द टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड, इन सब के अपने बोर्ड होते हैं, इसके अंडर में एक डिपॉजिट अकाउंट आपको खोलना पड़ता है। द डिपॉजिट शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ हिज इनकम विच एवर इज अर्लियर। हो सकता है कि आपने यहां पे 6 महीने लगा दिए हो, अगर आपने यहीं पे अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो इससे पहले आपको, मतलब जब आप गवर्नमेंट को दिखाने वाले हो कि मैं कितना टैक्स भरूंगा, कितनी इनकम है, उससे पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ेगा। प्लीज अपने कानों को अच्छे से खोल के आंखें बंद करके सुनना तब भी, लेकिन साथ साथ नोट्स बनाते रहो, बुक तो है ही आपके पास। इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम द अबव बिजनेस द फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड। अब डिडक्शन पे आते हैं, भैया कौन सी डिडक्शन अलाउड है, विच डिडक्शन। इस सेक्शन का अब आया मजा, यहां पे है हमारा क्रक्स। हमने कहा 2 चीजें कंपेयर कर लो सर, एक जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करा था, एंड नंबर 2 40%। और 40% क्या है, पढ़ता हूं, ये कहता है अ सम इक्वल टू द अमाउंट सो डिपॉजिटेड, तो जो भी आपने इस अमाउंट को डिपॉजिट किया वो, या फिर और
40% of the profit of such business before making a deduction under this section and before setting off brought forward of any business losses. इस खर्चे को माइनस किए बगैर जो भी पहले प्रॉफिट बचता है आपका, आपको याद है एक अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने बनाया था, उसमें लिखा था ना प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी और कमीशन। तो वो बिफोर वाला पार्ट आपको रफ में प्रॉफिट निकाला जाएगा, उस प्रॉफिट का 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। इस सेक्शन के अंडर में जो भी डिडक्शन बनती है उसको करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसका 40% ले लो। जो भी कम है, जो भी लोअर है, लोअर ऑफ द टू, जो भी लोअर है बस वो आप एज ए डिडक्शन अपने नए एडजस्टमेंट में हम P&L अकाउंट जो बनाएंगे उसमें हम डाल देंगे। क्लियर है? क्या करना है, दो चीज निकालनी है। एक टी रबड़ कॉफी डेवलपमेंट का अकाउंट बनता है, इसका नाम होता है डिपॉजिट अकाउंट। किसके अंडर में खुलेगा ये? नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तीसरा कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, रबड़ बोर्ड से के अंडर में आना चाहिए वो। और पूरा अमाउंट कब तक जमा करना है? प्रीवियस ईयर खत्म होने के 6 महीने तक या ITR फाइल करने से पहले आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना है। फिर जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया वो कंपेयर किससे करना है? 40% उस प्रॉफिट से जो आपने इस डिडक्शन से पहले है। जो भी कम होगा वो डिडक्शन में आ जाएगा, मतलब उसको हम लिखेंगे माइनस। अब अगर आपने लिखा है सर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया 10 लाख रुपए, माइनस कर दिया हमने P&L अकाउंट से, और जब हमने पूरा कंप्यूट किया, आपने एसेस किया, उसमें चेक किया कि नहीं ये तो 8 लाख बनता है, तो हम तो 8 लाख मानेंगे, 2 लाख वापस प्लस कर दो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, आई होप कहानी समझ आ रही है। सिंपल तरीके से कोशिश मैं कर रहा हूं। अब आते हैं अगला 33AB है अभी जो, ठीक है। डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ इन इंडिया। तो इसमें याद क्या करना है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ऊपर है ये। या तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो या सॉरी थोड़ा जुकाम से हो रहा है हल्का, या एक्सट्रैक्शन के लिए पैसा खर्च कर रहे हो। इसके लिए जो खर्चा करोगे आप सुनते जरा, इसमें आपको लिमिट याद रखनी है। इसमें भी एक अकाउंट खुलता है, देखो हर सेक्शन में ना कुछ अकाउंट खुलेंगे यहाँ पे। अब उस अकाउंट में पैसे जमा करो और उसे कंपेयर करने किसी पर्टिकुलर फिगर से। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे लिख रहा हूं इसको थोड़ा अलग से करने के लिए कि जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया या नंबर 2 20%, फिर से वही 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ दिस सेक्शन। अब जरा पढ़ के सुनाता हूं जल्दी जल्दी इसको। A deduction will be allowed if the central government has entered into an agreement with the SSC। पहली बात, आप जो काम कर रहे हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सारा का सारा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के संग आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आप और मैं तो कहेंगे नहीं तेल का कुआं खोलेंगे जी, अलाउड ही नहीं हमको रिफाइनरी खोलने का। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको टाई अप करना पड़ेगा। The SSC has before the end of previous year deposited the amount। लेकिन इस केस में क्या है? प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब यहां पर प्रीवियस ईयर जो आया आपका, अगर प्रीवियस ईयर चल रहा है ये, तो ये खत्म होने से पहले ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा। वहां पे प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने मिलते, यहां प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले ही, 31 मार्च खत्म होने से पहले ही। डिपॉजिट द अमाउंट इन ए स्पेशल अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहां जमा करना है? SBI। वहां पे नबार्ड, यहां पर SBI। ये पेज नंबर जो पढ़ रहा हूं मैं 224 है। आपकी बुक अगर कभी दोबारा पढ़ते हो तो बुक का पेज नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्लोज वहीं रहेंगे। अप्रूव्ड for the specific purpose in a scheme approved in this behalf by the government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas। तो आपके लिए पास एक स्कीम होगी, उसके अंदर आपको पैसा जमा करना पड़ेगा इन एन अकाउंट जिसका नाम होता है SRA, साइट रिस्टोरेशन
अकाउंट। साइट रिस्टोरेशन क्या होता है, जब आप इस तरह के काम करते हो तो पूरी साइट खराब हो जाती है आसपास की सारी, उसको आपको दोबारा से ठीक करना है, उसके अंदर आपको अकाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, SRA, ठीक है, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, इसमें आपको पैसे जमा करना पड़ेगा। नाउ अब कितनी डिडक्शन अलाउ की जाएगी, फिर से बता रहा हूं, अमाउंट डिपॉजिट या फिर 20%। वहां पे क्या था, अमाउंट डिपॉजिट या 40%, वहां पे अमाउंट डिपॉजिट या 20%। अ सम इक्वल टू द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड, कहां पे जमा की है, SRA में। किसके अंडर में, SBI में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्स से आपका वो नेचुरल गैस से आपका अप्रूव होना चाहिए। या फिर 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, या 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। जैसा वहां पे समझाया था, बस वही वहां पे कहानी आ गई, विच एवर इज लोअर और विच एवर इज लेस। या तो अमाउंट डिपॉजिट माइनस कर सकते हो या 20% जो भी कम होगा। तो आपने डिपॉजिट किया 20%, आपने माइनस कर रखा अकाउंट 20%, लेकिन जो अमाउंट डिपॉजिट देखा अकाउंट के अंदर वो देखा कम है, तो हम वो उठा के बोलेंगे सर उसका और इसका डिफरेंस देख लो, उसको ऐड कर लो वापस, अलाउड नहीं है। यहां तक कहानी क्लियर है। एक बार इसके नोट्स बनाना चाहोगे, देखो ऐसा मत सोचें कि टीचर ने कहां कहां क्या क्या लिख दिया, देखो कोशिश तो पूरी है। सेक्शन 30, सेक्शन 31, फिर 33, उसके दो पार्ट, ए बी, और ये टी कॉफी बराबर के लिए, और 33 ए बी है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए। दोनों में अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट खोलेगा या 40% या 20% जो भी कम होगा वो आपको माइनस करना अलाउड होगा। इसको जल्दी से लिख लो ताकि आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। 30 हो गया, 31 हो गया, 32 को बाद में लेंगे, 33 हो गया। अब आते हैं 35 पे, फिर 34 आ गए सर। अरे खाने दो ना, कोई बात नहीं, घर की बात है यार। अभी आते हैं, जो मेजर मेजर सारे करे जाएंगे ना, बाकी सब तो आप इंग्लिश आप सबकी अच्छी है, आप पढ़ ही लोगे। जहां डाउट होगा कमेंट लिख ही दोगे, कमेंट लिख दिया करो यार, आप लोगों के कमेंट होते हैं तभी नए बच्चे आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो सेक्शन 35 भी है ना, बहुत सारे हैं इसके अंदर भी। इसको ऐसे लिखो, सेक्शन 35। अब बुक को जरा हाथ में पकड़ लेता हूं ताकि जल्दी जल्दी ना देख देख के आंसर जल्दी जल्दी करता रहूं, लिखता रहूं। एक चीज याद रखना, हमारे देश में एक चीज बड़ी अच्छी है, आप रिसर्च किसी भी तरीके करते हो, साइंटिफिक रिसर्च करते हो, खुद करते हो, बाहर करते हो, इन हाउस लैबोरेटरीज करते हो, जितना भी खर्चा आप करते हो, इसके अंदर आप जब पढ़ोगे ना सारा का सारा, तो इतना सारा पढ़ना है, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। कितना पढ़ना, कुछ नहीं है, पढ़ लो याद हो जाएगा। याद रखना कि लैबोरेटरी पे खर्चा, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्चा, अपने इन हाउस खर्चा, बाहर करवाया खर्चा, किसी लैब को पैसा दिया, किसी इंस्टीट्यूशन को आपने पैसा दिया रिसर्च के लिए, सारा का सारा जितना दोगे आप, सारा का सारा एक्सपेंस में अलाउड होता है 100%। ये याद रखना हमेशा दिमाग में, कंफ्यूजन मत रखना इतने सारे हैं सर बुक पढ़ के, हाँ सर 35 1 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 15 भी है, क्या चक्कर क्या है। डोंट वरी, 100% अलाउड है, सिर्फ नाम याद करने जरूरी है। कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन आता है अंडर सेक्शन 35 विच ऑल आर द एक्सपेंसेस अलाउड, तो बस जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, नाम लिख के याद करते रहो। The following deductions shall be allowed in respect of expenditure on scientific research। ये किसके लिए टॉपिक है ये है साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो आप खर्चे करते हैं। अब शुरू करते हैं सेक्शन 35(1), सेक्शन 35(1) का भी 1, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसएससी हिमसेल्फ, अपने आप खर्चा किया। अब मैं नाम नहीं लिख रहा इनके, जो भी है जल्दी जल्दी करते रहेंगे बस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यार पहला लिख देता हूं, चलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय एसएससी हिमसेल्फ। सॉरी राइटिंग में मत जाना क्योंकि बुक तो आपके पास है ही है। तो जो खर्चा मैंने खुद किया, मतलब कौन, कंपनी वाले ने, बिजनेस वाले ने। वेयर द एसएससी हिमसेल्फ कैरीज ऑन साइंटिफिक रिसर्च, मैं तो साइंटिफिक रिसर्च खुद ही करता हूं, मेरी खुद की लैब्स हैं। इन रिलेशन टू हिज ओन बिजनेस, और अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, यानी कि पड़ोसी के बिजनेस के लिए कर रहा है। Any revenue expenditure made by the SSC on scientific research during the previous year shall be allowed in full, 100% allowed है, full। Next 35(1)(2),
ये किसके लिए है जी? सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, किसी और को दिया, अप्रूव्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया कि जी रिसर्च करके दो, रिसर्च मतलब मेरे लिए रिसर्च करके दो। और अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन, या तो आईआईटी को दे दिया या किसी ऐसे कंसल्टिंग इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को दे दिया, या फिर जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व है। तो अगेन 100% ऑफ द अमाउंट सो पेड वेदर इट इज रिलेटेड और अनरिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी। आपने चाहे अपने बिजनेस के लिए करा हो चाहे कुछ हो, पूरा का पूरा अलाउड है आपको खर्चा शो करने का। ठीक है। नंबर 3 सेक्शन 35(1), ये तो ओके 100% ऑफ द सम पेड टू अ कंपनी शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। जिस कंपनी को आपने पैसा दिया हो वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो। नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्ट इज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस कंपनी का मेन काम क्या होना चाहिए? साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, या कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या जो भी कंडीशन होगी रिसर्च कंपनी बनने के लिए वो उसने कंडीशन फुलफिल कर रखी हो, उनको अगर आपने पैसा दिया तो फिर से 100% अलाउड। नंबर 3 1 2 35(1) 1 2 हाँ 1 35(1) 3 किसी रिसर्च कंपनी को पैसा दिया, टू एनी कंपनी, ये मैं समझा पहले गया, लिख बाद में रहा हूं। ठीक है, ये भी पूरा का पूरा आपको अलाउड किया जाएगा 35(1) में। अब आते हैं नेक्स्ट, फर्निशिंग अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम अथॉरिटी 35(1) है, छोड़ दो सब चीजें, आप पढ़ के समझ जाओगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंकर्ड बाय एसएससी हिमसेल्फ। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेगुलर होते रहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 35(1)(4), कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि भाई लैब बना रहे हो, इतने बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मशीनरी खरीद के ला रहे हो उसके लिए, या जो कुछ भी कर रहे हो उस रिसर्च को करने के लिए बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं। तो क्या कहता है ये? एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर और साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय एसएससी इज अलाउड इन फुल। जो भी आप कर रहे हो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रिसर्च, फुल। नो डिडक्शन शैल बी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसमें लैंड को छोड़ दो, बस लैंड को अगर आपने एक्वायर किया था तो वो खर्चा अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट खरीदे, मशीनरी खरीदी, उसको करने के लिए लैब बनाई, सब कुछ जो भी खर्चे आप करोगे सब अलाउड है, लेकिन लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट को हम शामिल नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। कि हमने जमीन खरीदी उसको रिसर्च को अंजाम देने के लिए, लैब सेटअप करने के लिए, तो लैब सेट करने में जो खर्चा होगा ठीक है, लैंड को खरीदने का खर्चा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट अंडर द हेड प्रॉफिट इन पीजीबीपी और एनी अदर हेड। ओके, अनअब्जॉर्ब को बात की बात है। दो चीज याद रखना, नंबर 1 साइंटिफिक रिसर्च के लिए होनी चाहिए, नंबर 2 लैंड को अलाउड, लैंड को बाय किया तो अलाउड नहीं होगा, बाकी जो भी खर्चा उसके लिए करोगे वो 100% अलाउड है आपको। ठीक है, 35(1), 4, 2, 3, 1। आइए नेक्स्ट, 35 एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। ओके सर, सॉरी एक रह गया पर। अच्छा, इसमें याद रखना पीछे वाले पॉइंट के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च वाली बात है उसमें लिखा हुआ है सम्स पेड टू नेशनल लैबोरेटरी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आईआईटी फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। अगर आपने इन लोगों को भी पैसा दिया है खर्च करने के लिए तो भी आपको 100% वो पैसा आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हो माइनस करके। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। ये आता है अंडर सेक्शन 35(2)(ab), 35(2)(ab), इन हाउस रिसर्च।
अब बड़ी बड़ी कंपनीज है, देखो यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती हैं, पतंजलि ऐसी कंपनी हो गई, टाटा वाली कंज्यूमर हो गए, या गोदरेज कंज्यूमर्स हो गए, इतनी बड़ी रिलायंस के कंज्यूमर्स हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने इन हाउस रिसर्च करते हैं ना। तो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100%, फिर से बोल रहा हूं 35 पूरा 100% वाला है, 100% ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंपनी ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी शैल बी अलाउड, हाउएवर द डिडक्शन इज नॉट एडमिसिबल इफ द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन लैंड और बिल्डिंग। मतलब लैंड और बिल्डिंग खरीद रहे हो अगर आप, उसका शामिल, लैंड के मत लेना बस, बाकी सारे खर्चे अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप रिसर्च के लिए काम करोगे उस पर जितने खर्चे करोगे अलाउड है। यानी कि बिल्डिंग ले लीजिए, लैंड खरीद लिया, उसमें करेंगे रिसर्च, मैंने घर ले लिया, मैंने काम कर लैब सेट कर लिया, आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो घर लिया मैंने किराए पे लिया, उसका किराया मुझे अलाउड है, मैं रिसर्च नहीं कर रहा, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे खर्चे सारे अलाउड हैं आपके लिए। देन कम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब इसमें दो सेक्शन को याद रखना है आपने, एक सेक्शन 35 ABA और दूसरा सेक्शन इसके साथ कंटिन्यूसली है ABB। इसके अंदर याद रखना टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में है ये, जहां ये नाम देखो अपने कान खड़े करना, ओ टावर आ गया, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। या तो मैं मीडिएटर बनूंगा टेलीकम्युनिकेशन वालों का, स्पेक्ट्रम बन जाएगा, मैं नेटवर्क दूंगा आपको, जैसे कंपनी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने नाम सुना होगा GTL इंफ्रा, शेयर में खरीदने चले जाना मेरे कहने से नाम बता रहा हूँ, ऐसे टावर खड़े करते हैं वो लोग कंपनी। या आपने कहा जी मुझे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस चालू करनी है, मैं तो उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, आ जाओ भैया, चलो खर्चा करते हैं, लोगों की हेल्प करोगे आप भी। तो क्या कहते हैं ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ईदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस to operate telecommunication service or thereafter at any time during any previous year or for which payment has actually been made to obtain license will be allowed as deduction in equal installment over the relevant previous year। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको लिख लो ऐसे important, ऐसे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें होता क्या है, सपोज मैंने लाइसेंस के लिए फीस की, लाइसेंस लिया मैंने कि जी लाइसेंस दे दो मुझे 10 साल के लिए, इसके ऊपर मैंने खर्चा कर दिया 10 लाख रुपए, फिर मैंने एक और लाइसेंस ले लिया अगले साल, वो 9 साल के लिए मिला मुझे, उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च कर रखा है, 10 लाख 20 लाख जो भी खर्च कर रखा है। तो करना कुछ नहीं है, आज से लेकर जब से खर्चा किया उसके बाद से हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, अब यहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब कंफ्यूज मत होना, इक्वल बोल रहा हूं मैं, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बोल रहा, इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप हर साल उस खर्चे को अपने एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो। मतलब अगर 10 साल का आपका लाइसेंस था, आप 10 लाख रुपए खर्च करें तो इक्वल कितना हो गया 1/10। अगले साल कितना हो जाएगा वो, अगले साल हो जाएगा वो 1/9, उसके अगले साल कितना हो जाएगा, मतलब यहां पे 1/10 1/9, तो कितने साल बचे हैं, कितने साल बचे लाइसेंस के लिए। इस तरह से आपको वो खर्चा सेग्रीगेट करना है। इसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिससे आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। X Limited is engaged in providing telecommunication services in India. For this purpose, it enters into an agreement on 1st April 2022। अभी मेरे को कुछ जगह चाहिए होगी, ठीक है, ये हटा दो प्लीज, मैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन करना जरूरी है। जितना हम क्वेश्चंस करेंगे, जितना इलस्ट्रेशंस करेंगे, उतना ही चैप्टर क्लियर होगा अपने को। तो 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने एक लाइसेंस लिया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। As per the agreement, X Limited is given a license for providing telecommunication services in MP state for a period of 10 years। 10 साल के लिए इन्होंने लाइसेंस लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यहां से शुरू होगा लाइसेंस का कार्यक्रम 10 साल के लिए। लाइसेंस फीस आर फिक्स्ड एट 18 लाख, 18 लाख की आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है इसकी। That has to be paid in 2 installments, 2 equal installment on, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 10 अप्रैल 2022 को,
और दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी 10 अप्रैल 2023 को। अब आप क्या कर रहे हैं, हम असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं 24-25, तो हमारा पिछला साल क्या था 23-24, तो ये आ गया 23-24 में, ये चला गया 22-23 में, समझ रहे हो। तो मतलब अब हमें ये देखना है कि इन दोनों को देखिए कि कौन सी इंस्टॉलमेंट, ये भी 9 लाख की इंस्टॉलमेंट गई और ये भी 9 लाख की इंस्टॉलमेंट गई, क्योंकि 18 लाख को हमने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया है अलग अलग टाइम पे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक 9 लाख के ऊपर तो 10 साल चलेंगे और एक 9 लाख के ऊपर 9 साल चलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइसेंस शुरू हो चुका अब से, तो इस डेट पे आते आते यहां पे तो 10 साल ही रहा लाइसेंस, लेकिन यहां पे 9 साल रह गया लाइसेंस। तो इसके ऊपर तो हम लेंगे 10 साल के हिसाब से 1/10 और इसके ऊपर लेंगे हम 1/9, क्योंकि 9 साल का रह गया। जो भी आएगा दोनों को प्लस करके वो अलाउड हो जाएगा। करके दिखाता हूं। तो कहता है अज्यूमिंग दैट द 2 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड बाय एक्स लिमिटेड ऑन द ड्यू डेट्स, हम ये मानते हैं कि डेट आई आपने पे कर दिया। कंप्यूट द एडमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35ABB। अब यहां पे ऐसे नहीं लिखेगा कौन सा सेक्शन, आपको कैसे याद रखना है, टेलीकम्युनिकेशन 35ABB। For the previous year 2023-24 the business commenced during the previous year। हम कैसे निकालेंगे इसको, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे गई, पहली इंस्टॉलमेंट 9 लाख कब पे करी गई, 10 अप्रैल 2022 को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे गई, फिर से 9 लाख कब पे करी गई, 10 अप्रैल 2023 को। तो इसके ऊपर हम डिडक्शन कितनी निकालेंगे सर, एक पे 1/10, एक का 1/9। तो डिडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो 23-24 चल रहा था हमारा, उसमें इस 9 लाख का तो 1/10 आ जाएगा, जो आएगा प्लस अगले 9 लाख का, क्योंकि उसके लिए 9 साल बचे हैं, 1/9 आ जाएगा। इन दोनों को जो भी आंसर आएगा, एक का आंसर आ रहा है हमारा 90,000, एक का आ रहा है हमारा 1 लाख, क्योंकि इसका करोगे तो 90,000 डिवाइड बाय 10 करके, इसका करोगे तो 1 लाख, तो दोनों को मिला के हमारा हो गया 90,000 और 1 लाख। 1,90,000 आप माइनस कर सकते हैं एज एन एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लाइसेंस या उसके स्पेक्ट्रम के लिए। अगर आपने अपनी बुक में दिखा रखा 10 लाख रुपए, हम दिखाएंगे सिर्फ 1,90,000। आपने दिखाया था 1,60,000, हम दिखा देंगे उसको 1,90,000। अगर आपने ज्यादा दिखाया होगा हम उसको कम कर लेंगे इतने तक लाके, बाकी ऐड कर देंगे। अगर आपने कम दिखाया होगा तो हम कहेंगे थोड़ा और माइनस कर दो, ठीक है। मतलब आपने अपनी बुक में दिखाया था P&L अकाउंट में माइनस 1,80,000, हम कहेंगे कोई बात नहीं सर, आप माइनस 10,000 और कर लो। ये हमारी तरफ से आपको और लिबर्टी हो गई, क्योंकि हमने जब कंप्यूट किया तो आपका 1,90,000 बनता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक की कहानी क्लियर है। थोड़ा सा और बचा है, ऐसे मत दुखी होना कि क्या सर आज ही सारा पढ़ा डालोगे, ठीक है। यहां तक के नोट्स बना सकते हो आप। हमने सेक्शन कौन से कवर किए, 30, 31, 32 नहीं किया, 33 के कुछ पार्ट किया, 35 के कुछ पार्ट किए, 34 कहां गया पता नहीं कहां गया, हो गया होगा तो गिर गया उधर, बाद में आएगा। तो यहां तक कर लेंगे पहले। चलो डिवाइड करते हैं लेक्चर को भी हम, ताकि हमारे को आसानी से हम चीजों को कर पाए। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज पढ़नी है उसको पढ़ो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अगले सेक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी सेक्शन 35 को बहुत इलैबोरेटेड सेक्शन है, लेकिन कर सकते हैं यार अभी 5 मिनट, चलो आप 5 मिनट और लगा लेते हैं मेरे साथ। चलो कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने हिम्मत दिखा दी तो मुझे भी हिम्मत आ गई है, ठीक है। आपको तो हिम्मत करने की जरूरत ही नहीं है यार, आपको जब चाहोगे पोस्ट करके चले जाना है ना। और जब पोस्ट करके जाते हो ना, इमीडिएटली शेयर का बटन दबा के दोस्तों को भेज देना यार, ठीक है। क्योंकि टीचर जब इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ तो डिजर्व करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है और आपका बहुत मन करता है मुझसे मिलने का, मेरे को गिफ्ट देने का, तो एक नीचे बटन है सुपर थैंक्स, आप उसको दबा के भी मुझे गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। चलिए सेक्शन 35 CCA, 35 CCA ये किस लिए होता है, पेमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट फंड। आपने कंपनी एंगेज है किसी बिजनेस में और आपका रूरल सेक्टर के अंदर काम है, तो आप उसको रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए आप उसको फंड में पैसा देते हैं। और दिस फंड इज बेसिकली रेगुलेटेड बाय नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, मतलब गरीबी हटाओ योजना। इन सब में जो पैसा दोगे वो पूरा का पूरा 100%,
ये छोटी छोटी चीजें मैं लिख नहीं रहा पूरा रूरल डेवलपमेंट, ऐसे रूरल डेवलपमेंट के लिए शॉर्टकट्स लिखेंगे जाके जल्दी जल्दी काम हो। नंबर 2, अब आया सेक्शन 35 CCC, देख लेंगे तुम्हें हम। ये हो गया था एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इसके ऊपर खर्चा किया आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए। तो वेयर एन एसएससी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय द बोर्ड, इट शुड बी अलाउड 100%, फिर से 100% अलाउड है आपको, जितना खर्चा करोगे सब अलाउड। थर्ड 35 CCD, ये किस लिए होता है? एक्सपेंडिचर ऑन एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। होता है ना कि गरीबों को बुला बुला के हम बोलते हैं कि आपको हम वोकेशन ट्रेनिंग देंगे, तो जो पैसा यहां दोगे वो भी 100% आपको छूट है, जितना दोगे हम मान लेंगे आपने किया ही होगा खर्चा, चलो कोई बात नहीं, बस अप्रूव होना चाहिए वो। फिर आता है CCD हो गया। अब आता है मेन, जहां से कहानी शुरू होती है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स की, फिगर्स की, कितना अलाउड है, मतलब कितना अलाउड का मतलब होगा कितनी इंस्टॉलमेंट में उसको माइनस कर सकते हो आप। तो आते हैं सेक्शन 35D से। अब यहां पे मैं बड़ा लिखता हूं कि यहां से कहानी शुरू होती है, चेंज। इसके ऊपर मैं पहले से लिख देता हूं 1/5। क्या होता है 1/5 समझाता हूं और किसके ऊपर है ये। एमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे वो लॉसेस होते हैं जो हमने बिजनेस के ऊपर करे हुए हैं और वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। मतलब आज जितना खर्चा किया आपने पूरा का पूरा, आपने 1 करोड़ खर्चा कर दिया, अब सरकार ये नहीं बोलेगी, आप इनकम टैक्स वाले बोलेगे सारे 1 करोड़ दिखा दो एक बार में, ना ना ना, अलाउड नहीं है सर। जितना भी आपने खर्चा किया है ना पिछले साल में, उसको अगले 5 सालों तक, मतलब आप उसको 20% कह लो या 1/5 कह लो, 1/5 मतलब 1/5 करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हो। अगर आपने ज्यादा दिखाया होगा तो हम कम कर देंगे, कम क्या ज्यादा करा सकते हो आप। तो क्या कहता है ये, वेयर एन इंडियन कंपनी और ए नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट इन इंडिया इंकर्स एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस of the nature specified below, the assessee shall be allowed a deduction of amount equal to 1/5 of such expenditure for each of the 5 successive previous year। मतलब previous year में जो खर्चा किया उसके अगले 5 सालों तक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 में 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 इसको आप अपने बुक्स में एज ए एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो। इसकी पूरी लिस्ट गिवन है, जैसे अब छोटा शॉर्टकट देता हूँ। The following expenditures are included like, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्या ये काम चलेगा, रिसर्च कराई, सर्वे कराए, क्वेश्चनर भरवाए, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनवाई, मार्केट सर्वे कराए, इंजीनियरिंग सर्विसेज कराई कि क्या ये प्रोजेक्ट यहाँ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लीगल चार्जेस दिए इन सबको काम को कराने में, एग्रीमेंट बनवाने के लिए लीगल चार्जेस दिए, मेमोरेंडम एसोसिएशन बनवाने के लिए, प्रिंटिंग चार्जेस दिए MOA के लिए, फीस पेड की रजिस्टरिंग द कंपनी के लिए, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स की, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ये सारे के सारे मिला के आपके खर्चे दे रखे हैं। ये अगर ये आपने किए हुए हैं तो हर साल 1/5 आप माइनस कर सकते हो। कितने साल तक? 1/5 तो 5 साल तक। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो उसके ऊपर हम अभी नहीं जाते। उसकी एक लिमिट होती है कि मतलब 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से ऊपर खर्चा आप अलाउड नहीं कर सकते, विद अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब ये जो लिमिट है 5% ऑफ जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, इससे ऊपर का अलाउड नहीं करेंगे आपको हम खर्चा अपना। पर चले कॉस्ट है आपकी 1 करोड़, उसका 5% बन रहा है 50 लाख और 5 लाख, और आप जो खर्चा दिखाना चाहते हो वो 10 लाख, मैक्सिमम अलाउड है 5 लाख, इससे ऊपर जाने नहीं देंगे आपको हम। अब आते हैं 35DDA। 35DD क्लियर हो गया? 35D क्लियर? 35DDA। अब चैप्टर सैलरी के अंदर एक टॉपिक आता है VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब जब कोई एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा तो कंपनी पैसा देगी ना उसको, तो जो भी पैसा एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा कंपनी एम्प्लॉय को देती है वो एक तरह खर्चा हो गया आज ही हमारा।
भाई आप हमारे साथ कंपनी के अंदर 10 साल काम करते हैं, 5 साल काम करते हैं, अगले 15 साल काम करते हैं, उसकी पूरे के पूरा पैसा उठा के हमने आज दे दिया आपको। हमारी जेब में तो बड़ी कटौती हो गई ना, हमने बहुत सारे पैसे दे दिए आपको। कोई बात नहीं सर, टेंशन मत लो, जितना भी पैसा आपने दिया है। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट वेयर एन एसएससी पेज एनी सम टू एन एम्प्लॉय, मतलब एसएससी ने अपने एम्प्लॉय को दिया है वीआरएस के अंडर में पैसा, तो ये सारा का सारा पैसा आप 20%, मतलब फिर से 1/5 तो हो गया यार, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो फिर से अगले 5 साल में आप उस पूरे पैसे को, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को 15 लाख रुपए दिए थे तो डिवाइड बाय 5 करके 3 हर बार अपने अकाउंट से माइनस कर सकते हो। 20% याद रखना, वॉलंटरी रिटायरमेंट 20%, ये वाला 20% ही तो है, मैं बोल 1/5 रहा हूं बस, ठीक है। देन कम्स 35E, इसमें आते हैं इंश्योरेंस के प्रीमियम। ये कहता है एक्सपेंडिचर ऑन ये अलग है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स। हाँ, यहां पे याद रखना मिनरल्स की बात की जा रही है, मिनरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मिनरल डेवलपमेंट कहां पे होता है, माइंस में होता है। इसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो भी खर्चा होगा क्या होगा, अलाउड है सर लेकिन ये माइंस का जो रिकवरी होती है ना जल्दी से नहीं होती सर, तो 5 साल में हम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम आपको छूट 10 साल की देते हैं, 1/10, मतलब 5 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सालों तक आप इस खर्चे को 1/10 करके दिखा सकते हो। तो क्या कहता है ये, वेयर एन इंडियन कंपनी और एनी अदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर होली और एक्सक्लूसिवली ऑन द प्रोस्पेक्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड मिनरल और इन द डेवलपमेंट ऑफ माइंस और अदर नेचुरल डिपॉजिट ऑफ एनी सच मिनरल, द एसएससी शैल बी अलाउड अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 1/10 ऑफ सच एक्सपेंडिचर। 1 करोड़ खर्चा किया, डिवाइड बाय 10 करके हर साल, फॉर ईच ऑफ द 10 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर के अगले 10 सालों से तक आप उसको 1/10 कर सकते हैं। तो इस साल हम कितना देखेंगे, 1/10 निकालेंगे सिर्फ। दिस वाज अंडर सेक्शन 35E। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस होती हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ नाम जल्दी, वो जितना दोगे वो अलाउड है। जैसे अदर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, अब वो जो अंडर सेक्शन की बात कर रहा हूं उसकी बात है, वो सेक्शन 36 है। 35 क्लियर हो गया, यहां पे हटा दूं 1 2 3 4 5। 36 के अंदर मैं पेज नंबर लिख रहा हूं आपके सामने और कितने आइटम है बता देता हूं, जल्दी नाम पढ़ूंगा। सारे के सारे अलाउड है, चलो ठीक है, सारे अलाउड है, इस पे जितना खर्चा करोगे सब अलाउड होते हैं। नंबर 1 इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने अपने स्टॉक्स का, अपनी बिल्डिंग का, गोडाउन का इंश्योरेंस कराया, अलाउड। प्रीमियम जो देते हो कंपनी को वो अलाउड है। नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैटल पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिनके पास कैटल होते हैं, भेड़ बकरी गाय ये सब पालते हैं, तो उनका भी इंश्योरेंस होता है। जैसे हम इंसानों को इंश्योरेंस होता है, वहां पे कैटल का भी इंश्योरेंस होता है, उसके ऊपर प्रीमियम दिया, अलाउड है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय की अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपने उनका बीमा करा रखा है, इसको बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस या ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, उसके ऊपर प्रीमियम जा रहा है, अलाउड है। बोनस और कमीशन, आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ बोनस दिया या कमीशन दिया, जो भी दोगे अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने कुछ लोन लिया था मार्केट से, उसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, तो जितना भी इंटरेस्ट जाएगा अलाउड है, इसीलिए बिजनेस वाले ज्यादा से ज्यादा लोन लेते रहते हैं। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, प्रोराटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड हैविंग रिगार्ड टू पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ सच बॉन्ड। जो भी आपका बॉन्ड आपने इशू किया है उसका जीरो कूपन बॉन्ड था, जो पैसा आपने दिया उसके लिए, उसको जितने भी अगर 20 साल का बॉन्ड है तो डिवाइड बाय 20, 10 साल का बॉन्ड है डिवाइड बाय 10, 5 साल का बॉन्ड है डिवाइड बाय 5, 3 साल का बॉन्ड है डिवाइड बाय 3, जीरो कूपन के हिसाब से उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर साल आप रिडक्ट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड पैसा जमा किया, अलाउड है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, आपने एम्प्लॉय की ग्रेचुटी के लिए पैसा आपने फंड इकट्ठा किया, एक्सपेंस है क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय को जाएगा, अलाउड है एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सुपरएन्युएशन फंड, इसको छोड़ दो, इसका हमें मतलब नहीं है, एम्प्लॉय का पैसा है वो,
लॉस रिगार्डिंग एनिमल्स, आपका कैटल बिजनेस है, कैटल फार्मिंग है, सब कुछ करते हैं, उसके अंदर आपके कुछ जानवर मर गए, उन जानवरों की जो भी कॉस्ट बनती है वो एक्सपेंडिचर है, माइनस कर दो सर। बैड डेट्स, हाँ जी, बैड डेट्स की कहानी को सुनना पड़ेगा ढंग से। बैड डेट्स का मतलब वो बैड डेट्स होते हैं जो हमारे डेटर्स हैं, जिन्होंने हमें पैसा देना था लेकिन हमें पैसा नहीं मिला, तो पैसा डूब गया, तो हो गया बैड डेट्स। तो अगर बैड डेट हुआ है तो माइनस। लेकिन अगर किसी सब्सिक्वेंट ईयर में किसी बैड डेट्स डेटर को सपना आया, हाय मैंने क्या कर डाला, मैं आपका पैसा वापस करना चाहता हूं, है ना, तो क्या बोलेंगे हम, बैड डेट्स रिकवर्ड। यहां पे वही बैड डेट्स माइनस किए जाएंगे जो इररिकवरेबल हैं, इररिकवरेबल, जिसको हम वापस ले ही नहीं पाएंगे, वो हम माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को रिकवरी आ गई तो वो वापस आपके साथ माइनस को हम वापस से प्लस कर देंगे अगले, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर भरोगे। वो चेक कौन करेगा, हमारा सीए करके भेजेगा, वो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये उसका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्लियर नहीं है, चलो। स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक एंटिटी, इसको हम बाद में छेड़ेंगे इसके ऊपर। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, आपकी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा किया, उनको अवेयरनेस जगाने के लिए प्रोग्राम किया कि आप फैमिली प्लानिंग करो, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ऐसे आप सोशल सर्विस करो एक तरह से। तो आपने जो भी खर्चा फैमिली प्लानिंग को उत्साहित करने के लिए, मतलब एनकरेज करने के लिए आपने किया है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ, उस खर्चे को 1/5, ठीक है। फैमिली प्लानिंग जैसे देखोगे ना, फैमिली प्लानिंग पर खर्चा किया गया है, कोई बच्चे हंस रहे होंगे ऐसी बातें कर रहा हूँ सर, टीचर है क्या करूँ मैं, इनकम टैक्स वाले हैं। फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो भी खर्चा करोगे 1/5, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको काट देना। ओके, इसके अंदर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। इन 23 के 23 पॉइंट्स को सर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहाँ तक करते हैं, गला सूख गया है, आंखें थक गई हैं, आप मेरे को देखो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो, दवा के लिए पैसे नहीं दे रहे हो। अब ये भी नहीं बोल रहा कि दवा दारू के लिए दे दो, दारू तुम पीता ही नहीं हो, तो दवा के लिए पैसे दो, दवा मैं नहीं खाना चाहता, ठीक है। तो प्लीज़ आपके संग क्या चाहिए, सपोर्ट क्या देना है, चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाओ, दोस्तों को बोलो मेंबरशिप लो। एक टीचर को इससे ज़्यादा सपोर्ट आप क्या दे सकते हो, डायरेक्ट सपोर्ट तो करते नहीं, तो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर दो। इनडायरेक्ट सपोर्ट कैसे, मेंबरशिप लेते रहो और लोगों से दिलवाते रहो। और अगर आप किसी भी बच्चे को आप मेंबरशिप दिलवाते हो, अपना नाम नीचे लिखना कि सर आज मैंने 3 बच्चों को मेंबरशिप दिलाई, मैं आपका नाम अपनी अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा, आपका नाम बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल के लिए एक एनकरेजमेंट आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर डिडक्शंस। अभी तो हमने किया परमिसिबल, अब करेंगे जो एक्सप्रेसिवली परमिसिबल नहीं है, वो वाली पूरी डिटेल भी हमें पढ़नी पड़ेगी। कैसे पढ़नी है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, चैप्टर थोड़ा टाइम लगाएगा, पहले चैप्टर हो चुका, दूसरा पार्ट हो गया, अभी 3-4 मतलब टोटल 3-4-5 क्लास लगेंगी इसमें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय बाय।